हेलो कायनातीज़। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सिलसिले में बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन थी और अब जब उसके रिज़ल्ट्स जो हैं पहले रिज़ल्ट्स वो रिलीज़ हो गए हैं तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसकी जो इतनी हाइप थी, क्या वाकई जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो अच्छी है या नहीं। ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। ग्यारह जुलाई को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का पहला इमेज जो है वो रिलीज हुआ। वो एक गैलेक्सी क्लस्टर है स्मैक्स 0723 और स्मैक्स जो है वो एक एक्रोनिम है एक लिहाज से सदर्न मैसिव क्लस्टर सर्वे। नाम के सिलसिले में ज़्यादा फिक्र ना करें। मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही खूबसूरत इमेज है, लेकिन इस इमेज के रिलीज़ होने के बाद मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए चैनल के ऊपर भी और अलग से भी कि जी ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग इमेज है, हमने इतना इंतज़ार किया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का और ये इमेज, इसमें क्या ख़ास बात है। कुछ और लोगों ने बल्कि पूछा कि ये जो तस्वीर है ये तो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी इसी किस्म की तस्वीरें ली थी, तो फिर इसमें क्या ख़ास बात है। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि इस इमेज की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये क्यों एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इमेज है और जेन्युइनली ये माइंड ब्लोइंग है। तो पहली बात, अगेन जो बाकी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के रिजल्ट्स हैं वो आप एक और गपशप है आप उसमें देखें, लेकिन मैं एक दफ़ा खाली एक दो चीज़ें रिमाइंड करवा दूं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसका मिरर साइज़ जो है वो हबल से ज़्यादा बड़ा है। ये 6.5 मीटर उसका साइज़ है, हबल का मिरर जो है वो तकरीबन 2.5 मीटर के हिसाब से है। तो मेन चीज़ ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब ये है कि लाइट जो है वो ज़्यादा डिटेक्ट कर सकती है। और दूसरी चीज़, और ये बार बार मैं रिमाइंड करवाता हूँ कि हबल स्पेस टेलीस्कोप प्रिडोमिनेंटली वो विजिबल लाइट में काम करती थी, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये इंफ्रारेड में काम करती है। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो एक की मिशन है वो ऐसी कहकशाओं को तलाश करना है जो हमारी कायनात के बिल्कुल शुरू में बनी थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ को डिटेक्ट किया 500, 600, 400 मिलियन साल के बाद हमारी कायनात के बनने के, लेकिन ख्याल ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो उसको और पुश कर सकेगा। इसकी क्या वजह है? इसका दरअसल ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि जब कहकशाएं हमारी कायनात जो है वो फैल रही है, इसका मतलब ये, और अगेन ये दूसरी गपशप के वीडियोज़ हैं, आप उसमें देखें कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स का क्या मतलब है और किस तरह से वो फैल रही हैं। लेकिन अगर आप किसी भी डायरेक्शन में देखें आपको कहकशाएं जो हैं वो हमसे दूर होती हुई नज़र आएंगी। उसी तरह से जिस तरह अगर गुब्बारा फैल रहा हो तो हर चीज़ जो है, हर डॉट जो है वो एक दूसरे से दूर होता चला जाएगा। अब अगर कोई चीज़ हमसे दूर हो तो उसकी रोशनी जो है, उसकी जो वेवलेंथ है वो लंबी हो जाती है। इसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, जो एक फिज़िक्स के हिसाब से जो प्रिंसिपल है वो तो डॉपलर इफेक्ट है, लेकिन क्योंकि ये गैलेक्सीज जो हमसे दूर हो रही हैं तो हम कहते हैं कि उसकी जो रोशनी है वो रेड शिफ्ट हो रही है। मतलब ये है कि उसकी जो वेवलेंथ है उस कहकशां की वो रेड साइड जो स्पेक्ट्रम है वो उसकी तरफ होती चली जा रही है। अब अगर करीब हो आप तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर कोई सितारा हो या जिस तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो हमारी तरफ आ रही है तो उसको कहते हैं कि वो ब्लू शिफ्ट हो रही है। लेकिन अगर आप बड़े स्केल के ऊपर देखें तो कहकशाएं जो हैं वो हमसे दूर हो रही हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं वो रेड शिफ्ट होती चली जा रही हैं। कितनी रेड शिफ्ट? तो अब मसला ये है कि अगर आप ऐसी कहकशाएं देखें जो 13.2 बिलियन अरब लाइट ईयर्स के फासले पर हों तो वो काफ़ी रेड शिफ्टेड होगी, और अगर उसके और दूर हों 13.3 या 13.4 तो वो और ज़्यादा रेड शिफ्ट होंगी। तो कहकशाएं उस वक्त उनकी जो ब्राइट एरियाज़ हैं वो अब विजिबल लाइट में नहीं बल्कि वो इंफ्रारेड लाइट में ज़्यादा आसानी से नज़र आते हैं। इस वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो एक
प्राइमरी मकसद है, क्योंकि वो इंफ्रारेड में है, वो इस किस्म की कहकशाओं को तलाश करना है जो इतनी दूर हैं, वो उनकी रोशनी इतनी रेड शिफ्टेड है कि वो प्रिडोमिनेंटली जो ब्राइट पार्ट है वो इंफ्रारेड में है। ठीक है, और मैं रिमाइंड कर दूं, एक लिहाज से हम हबल स्पेस टेलीस्कोप की बात करते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप का भी एक बहुत बड़ा प्राइमरी मिशन था, और वो था हमारी कायनात की एक्सपेंशन को मेजर करने का। इसको हबल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और उसमें से एक जो बहुत सरप्राइजिंग चीज़ हुई थी, और ये 98 वगैरह की बात है, जब हमें पता चला कि हमारी कायनात की एक्सपेंशन जो है वो ना सिर्फ चलती चली जा रही है बल्कि वो एक्सेलरेट हो रही है, जिसको अब एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं डार्क एनर्जी। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी। तो अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का एक प्राइमरी मिशन जो है वो इस किस्म के कहकशाओं को तलाश करना है, और पता नहीं कि उसमें से क्या चीज़ जो है वो सरप्राइजिंग मिले। लेकिन आइए ज़रा बात करते हैं इस स्मैक्स 0723 की, जिससे पता करें कि ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके बारे में एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो क्यों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। स्मैक्स 0723 ये एक गैलेक्सी क्लस्टर है जो हमसे तकरीबन 4.5 अरब या 4.5 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। एक लिहाज से उसको देखने का मकसद ये है कि जब हम उसकी रोशनी देख रहे हैं तो वो उस वक्त चली थी जब हमारा सूरज और हमारी ज़मीन जो है वो बनी थी। लेकिन हमारी कायनात जो है वो तो उससे भी पुरानी है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसके पीछे हैं। अब एस्ट्रोनॉमी में ये आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी एक प्रेडिक्शन ये थी कि किसी भी चीज़ में अगर मास हो तो वो स्पेस टाइम को बेंड करती है, और एक लिहाज से अगर कोई रोशनी भी आ रही हो तो वो भी उस बेंडिंग की वजह से इम्पैक्ट करते हैं उस पर। तो ये जो क्लस्टर है जो 4.5 अरब लाइट ईयर्स के फासले पर है, उसके पीछे बहुत सारी कहकशाएं हैं। जब उनकी रोशनी इस क्लस्टर जिसमें बहुत सारा मास है उसके करीब से गुजरती हैं तो उनकी लाइट बेंड होती है। और एक लिहाज से जिस तरह से लेंसेज होते हैं वो जब बेंड करते हैं लाइट तो उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, इसी तरह से ये जो कहकशाएं हैं जो इस क्लस्टर के पीछे हैं, जब उनकी रोशनी बेंड होती है तो वो मैग्नीफाई हो जाती है। ये एक फिनोमेना है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और ये अमेजिंग चीज़ है। और इस सिलसिले में आप कायनाती गपशप का वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैं काफ़ी डिटेल में जाता हूँ कि इसको किस तरह से आप समझें। अब ये जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं, अगेन आइंस्टाइन की थ्योरी की वजह से प्रिडिक्टेड थी, लेकिन ये हबल स्पेस टेलीस्कोप ने उनको डिटेक्ट करना शुरू किया। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं इस वक्त, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का इमेज है इस स्मैक्स 0723 का। अब इसका आप कंपैरिजन देखें ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का, तो एक लिहाज से जो क्रिटिसिज्म आता है कि एक मिनट ये तो बिल्कुल वैसा ही है, तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये बिल्कुल वैसा नहीं। आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इमेज में काफ़ी ज़्यादा कहकशाएं नज़र आ रही हैं, और ज़्यादा साफ, ज़्यादा रेजोल्यूशन, ज़्यादा क्लियरली आपको नज़र आ रही हैं। और अगर आप क्लोजअप देखें तो आपको ये इमेजेस डिस्टॉर्ट हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि गैलेक्सीज जो हैं उनके इमेजेस डिस्टॉर्ट हुए हैं। ये बैकग्राउंड गैलेक्सीज हैं, बल्कि कुछ गैलेक्सीज जो हैं, ये जो इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं वो एक ही गैलेक्सी है मगर उसके मल्टीपल इमेजेस बन गए हैं इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से। अब ज़रा एक दो चीज़ों की और बात करें कि ये जो है बहुत ही छोटा हिस्सा है आसमान का, और यहाँ पर आप हज़ारों के करीब कहकशाएं देख रहे हैं। अब ये जो मिसाल, जब इमेज रिलीज़ हुआ था तो उन्होंने मिसाल दी थी, और मेरा ख्याल है ये खूबसूरत मिसाल है कि ये कितना बड़ा हिस्सा है आसमान के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप रेत का ज़र्रा लें और अपने बाजू के उसमें आप लंबा करें और उसकी टिप के ऊपर आप अपनी उंगली के आप ज़र्रा रखें, इतना बड़ा आपको ये आसमान का हिस्सा इस इमेज में नज़र आ रहा है। और ये जो तमाम चीज़ें हैं, सिवाय एक दो चीज़ों के सितारे हैं, ये जो आपको स्पाइक किस्म के नज़र आ रहे हैं, ये तो फोरग्राउंड हमारी अपनी कहकशां के सितारे हैं। लेकिन बाकी तमाम जो धब्बे हैं, मैं धब्बे ही कहूँगा बहुत सारे, वो कहकशाएं हैं जिसमें 100 अरब के किस्म या 10 अरब 100 अरब इस किस्म के सितारे उनके अंदर मौजूद हैं। तो ये एक
مائنڈ بلوئنگ چیز ہے کہ اگر آپ دوبارہ سے سوچیں کہ یہ جو امیج ہے جس میں آپ کو اتنی ساری کہکشائیں نظر آ رہی ہیں وہ صرف ایک ذرے جتنا آپ کو آسمان کا حصہ ہے، تو آپ سوچیں گے پورے آسمان پر کتنی کہکشائیں موجود ہیں۔ اب ایک منٹ ذرا دوبارہ سے یہ جو ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ اور جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے امیج کو سائڈ بائی سائڈ دیکھتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا جو امیج ہے وہ شارپر ہے، حالانکہ وہ انفرا ریڈ میں ہے اور اس میں آپ کو زیادہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن خالی یہی کمال کی بات نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا امیج جو ہے اس کو تصویر کو ٹائم لگا 12 گھنٹے، جبکہ یہ جو ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کا امیج ہے اسی حصے کا یہ جو امیج آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تقریباً 2 ہفتے کا ایکسپوجر ٹائم ہے۔ تو آلریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کتنی زیادہ سپیریئر ہے۔ لیکن یہ وجہ نہیں کہ جس کی وجہ سے اسٹرانومرز جو ہیں ان کا جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بالکل امیزنگ ہو گئیں اس جیمز ویب کی وجہ سے، بلکہ جو مین چیز ہے جو ایکسائٹمنٹ جس وجہ سے ہے وہ یہ دھبا ہے چھوٹا سا۔ اسی امیج میں یہ جو اسمیکس 0723 کا امیج لیا جیمز ویب نے، اس میں یہ آپ کو ایک چھوٹی سی گیلیکسی سے نظر آ رہی ہے، یہ لال رنگ کا دھبا۔ یہ کہکشاں دراصل 13.1 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، اور جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے آرام سے اس کو ڈسکور کیا۔ یعنی کہ یہ جو گیلیکسی ہے وہ ہماری کہکشاں کے بننے کے تقریباً 700 ملین سال کے بعد پریٹی ارلی یہ اس وقت موجود تھی۔ لیکن یہ چیز سب سے زبردست نہیں، لیکن یہ ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اس کا اسپیکٹرم لینے میں بھی کامیاب ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اسپیکٹرم ایک لحاظ سے میں نے کسی اور جگہ بھی ایکسپلین کیا کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی پرزم لیں، جب اس میں سے روشنی گزرتی ہے تو اس کی وہ روشنی کو ڈیوائیڈ کر دیتی ہے مختلف کلرز میں، مختلف رنگوں میں۔ اسی طرح سے آپ ٹیلیسکوپ کے پیچھے اس قسم کا اسپیکٹروگراف کہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں، اور آپ اسی طرح سے روشنی کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے کیونکہ مختلف ایلیمنٹس جو ہیں ہائیڈروجن، ہیلیم، آکسیجن، نائٹروجن وغیرہ وغیرہ، ان کے اسپیسیفک سگنیچرز ہوتے ہیں روشنیوں کے، تو آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کسی آبجیکٹ میں کون سے ایلیمنٹس شامل ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ سورج یا اور جو ستارے ہیں وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہکشاں 13.13 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، اس کو اتنی روشنی کو بریک ڈاؤن کرنا جو ہے وہ ابھی تک ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ جو سب سے بہتر رزلٹ آتا تھا اس میں یہ تھا کہ کبھی کبھار اوکیجنلی ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں وہاں پہ لائٹ نظر آئی کہ غالباً شاید یہ ہائیڈروجن کا یہ ایک اسپیکٹرم ہمیں نظر آ رہا ہے، غالباً شاید۔ لیکن اب آپ یہ تصویر دیکھیں ساتھ میں اسپیکٹرم کی، یہ اس گیلیکسی کی ہے جو 13.1 بلین لائٹ ایئرز پہ ہے، اور اس کا اسپیکٹرم میں کلیئرلی ہمیں لائنز نظر آ رہی ہیں جو ہائیڈروجن بھی ہے وہاں پر، اور آکسیجن اور نیون وغیرہ بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ چیز ایبسلیوٹلی سٹننگ ہے کیونکہ اتنی کلیئرلی ہمیں پتہ چل رہا ہے ان ایلیمنٹس کے بارے میں۔ اور اگر ہمیں کوئی لائن پتہ چل جائے مثلا ہائیڈروجن کی یا آکسیجن کی یا نائٹروجن کی، اس کے ذریعے پھر ہمیں ڈسٹنس بھی بہت ایکوریٹلی مل سکتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کہکشاں جو ہے اس کی لائٹ کتنی ریڈ شفٹ ہوئی بھی ہے۔ یاد ہے ابھی جو ریڈ شفٹ کی ہم بات کر رہے تھے، یہ ہمیں بڑی ایکوریٹلی بتا سکتی ہے ریڈ شفٹ، اور اگر ہمیں ریڈ شفٹ ایکوریٹلی پتہ ہو تو ہمیں اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ ایکوریٹلی پتہ چل سکتا ہے۔ تو جب یہ میں نے تصویر دیکھی تھی، جب ان کے ریزلٹس آئے تھے، تو وہ چیز مائنڈ بلوئنگ تھی کہ اتنے آرام سے، اتنے کلیئرلی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے اس کا اسپیکٹرم لیا اور اس میں ان ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ آلریڈی یہ سرپرائزنگ چیز ہے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی کہکشائیں کب بنی، اور سب سے پہلی کہکشاؤں میں کمپلیکس یہ جو ایٹمز ہیں وہ وہاں پر نہیں ہونے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پیور گیلیکسیز ہوگی، جو سب سے پہلی ہوں گی، اس میں صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم ہوگا۔ مگر جب پہلے ستارے پھٹنا شروع ہوئے تو اس میں اور ایلیمنٹس بنے، تو پھر اس میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپیورٹیز آ گئیں۔ تو اگر آپ اس گیلیکسی کو دیکھیں 13.1 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ، یعنی کہ کائنات کے 700 ملین سال کے بعد، اس میں آلریڈی
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह काफ़ी मकदार में शामिल है। इसका मतलब ये है कि ये पहली जनरेशन नहीं बल्कि स्टार्स काफ़ी हद तक उस वक्त तक बन चुके थे और बहुत सारे फट भी चुके थे। तो इस चीज़ को हम उसको पीछे करते चले जाएंगे कि हम किस तरह से इस किस्म की कहकशाओं को देखें। चलें, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई कि इस किस्म का स्पेक्ट्रम देखें कितने आराम से लिया, लेकिन एक मिनट, मैंने आपको सबसे ज़बरदस्त चीज़ अभी नहीं बताई। ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो खाली एक स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि वो कई स्पेक्ट्रम एक ही वक्त पर ले सकती है। इसको कहते हैं ये माइक्रो शटर अरे, और ये अबाउट 2.5 लाख के करीब जो है 248,000 ये माइक्रो शटर्स हैं जो खोल सकते हैं मिरर के अंदर और उससे रोशनी आती है और तकरीबन आप 150 ऑब्जेक्ट्स एक ही वक्त के ऊपर आप उनका स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। ज़रा एक मिनट के लिए आप सोचें कि एक वक्त के ऊपर जब वो तस्वीर ले रहा है एक ऑब्जेक्ट का, जिस तरह स्मैक्स 0723, तो ये बहुत सारे और ऑब्जेक्ट, अगर आपको पता हो कि वहाँ पर आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो उनका स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं। बल्कि ये जो स्मैक्स 0723 का इमेज है, इसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 48 ऑब्जेक्ट्स का स्पेक्ट्रम एक ही वक्त में लिया। और ये आप कुछ उसका सिलेक्शन देख रहे हैं इस वक्त, यानी कि ना सिर्फ आपके पास तस्वीर मौजूद है, आपके पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के स्पेक्ट्रम भी मौजूद हैं। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पे इस इमेज में कि इन स्पेक्ट्रम में ये जो हाइड्रोजन लाइंस हैं या दूसरी लाइंस जो हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हैं। तो ये आपको बताती हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रेड शिफ्टेड हुई भी है। तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि ये जो इमेज है जो सबसे ज़्यादा राइट की तरफ गया हुआ है, जिसका स्पेक्ट्रम जो लाइन हाइड्रोजन की सबसे राइट की तरफ गई हुई है, वो ज़्यादा दूर है। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। ये मैंने इसका जिक्र पहले किया था कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे वो उसके कई सालों के बाद थे। हबल डीप फील्ड जो सबसे डीपेस्ट इमेज था वो 1995 में आया था। तो आप ज़रा सोचें कि अभी ये जो स्मैक्स 0723 है, ये तो खाली 12 घंटे में इमीडिएटली उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि इसमें हमें क्या नज़र आएगा, और इसका ऑलरेडी रिज़ल्ट जो है वो एस्टॉनिशिंग है। तो आप ज़रा सोचें कि अगर हमें टाइम मिला, अगर तो नहीं टाइम तो मिलेगा, तो हम किस किस्म की चीज़ें एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो पता कर पाएंगे। और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ये नहीं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो जिस तरह हबल स्पेस टेलीस्कोप का मेजरमेंट तो वो एक्सपेंशन थी यूनिवर्स की, लेकिन उसको पता चला डार्क एनर्जी का, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, ये जो एक्सेलरेटिंग यूनिवर्स है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हमें क्या पता चलेगा, उसके जो सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट्स होंगे उनका भी हमें नहीं पता। प्रॉबली आप कुछ साल इंतज़ार करें जब हमें पता हो कि इस टेलीस्कोप को किस तरह से उसकी कैपेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अभी जो लोग ज़रा डिसअपॉइंटेड थे, आप ज़रा सब्र करें। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास अगर नया कैमरा हो तो सबसे पहले आप लेते हैं कुछ तस्वीरें जिन चीज़ों का आपको पता है कि कैसे वो नज़र आती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि आप कैमरे के साथ रियली उस कैमरे को आप किस तरह से ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिज़ल्ट था ये कहकशाओं के एलिमेंट्स का, मेरे लिए वो ज़बरदस्त चीज़ है। अगर मैं इसकी एनालॉजी दूँ वो इसी तरह से है कि अगर आपको दूर लोग नज़र आते हों तो हबल स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए आपको खाली ये पता है कि कुछ साए से नज़र आ रहे हैं, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से आपको ये पता चलता है कि वो ना सिर्फ साए नहीं बल्कि वो इंसान है, बल्कि ये भी पता है कि वो कौन से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं और कौन से रंग के। तो आप सोचें कि कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप उनकी वजह से कि किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं और क्या रंग है, ऑलरेडी आप काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं उन इंसानों के बारे में। इसी तरह ये जो कहकशाएं है, हबल स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए हमें वो साए से नज़र आना शुरू हुए थे, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और अब हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए हम और पता कर सकते हैं कि उन्होंने, इन कहकशाओं ने किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं और उससे हमें क्या पता चलता है इन कहकशाओं के बारे में। तो आप ज़रा स्टे ट्यून रहें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वो कहीं नहीं जा रही,
کائناتی گپ شپ اس کے اوپر مختلف ویڈیوز جو ہے جب نئے ریزلٹس آئیں گے جو فیسنیٹنگ ہوں گے وہ اس کے اوپر بناتے رہیں گے. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ انسانوں نے اس قسم کی چیز کو امیجن کیا کہ ہم ایسی ٹیلیسکوپ بنائیں, اس کو ہم کتنی دور بھیجیں کہ وہ اس قسم کی تصویریں بھیجے کہ اگر آپ ایک ذرہ لیں, اتنا بڑا آسمان کا حصہ آپ دیکھیں, اس میں ہمیں اس قسم کی کہکشائیں نظر آئیں, اور وہ کہکشائیں ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری کائنات کے شروع میں کنڈیشنز کیسی تھیں.